हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाजनपद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को, क्योंकि पिछली वीडियो में हम महाजनपद काल के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वहाँ हमने 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी और 16 महाजनपदों की वर्तमान स्थिति को डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त इन महाजनपदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी बिंदुओं को भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज उन्हीं बिंदुओं से, उन्हीं राजधानियों से और उन्हीं तथ्यों से संबंधित प्रश्न उत्तर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को अपने आप ही हल कर पाएंगे। आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगने लगेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे चैनल पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी। इसकी प्लेलिस्ट अलग से हमारे चैनल पर है। तो अगर आप ये एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न उत्तरों की प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, तो आप ये सभी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है। अब 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से प्राप्त होती है, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है, महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है, तो महाजनपदों की सूची कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय से। यानी 16 महाजनपदों की सूची हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हमें प्राप्त हुई है अंगुत्तर निकाय से, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है जहाँ पे 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है? तो वो है भगवती सूत्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? यानी किस महाजनपद की राजधानी थी मथुरा? तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी शूरसेन। शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा राजधानी थी किस महाजनपद की? तो वो महाजनपद था अंग महाजनपद, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? शुक्तिमती किस जनपद की, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी, यानी चेदी की। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शुक्तिमती। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। दक्षिण का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? दक्षिण भारत का, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है जो दक्षिण भारत में स्थित है? तो यहाँ पे एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्मक। अस्मक महाजनपद है एकमात्र जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? तो गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की नदी है, और दक्षिण भारत में स्थित कौन सा महाजनपद है जो एकमात्र है? तो वो है हमारा अस्मक महाजनपद। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है, और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित था? तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जैन ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि बौद्ध ग्रंथ तो है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। तो जैन ग्रंथ कौन सा है जो 16 महाजनपदों की सूची को प्रस्तुत करता है? तो वो है भगवती सूत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन राजा कौन सा था, वो भी मगध का, तो कौन था वो? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घनानंद। घनानंद मगध का शासक था जो कि सिकंदर का समकालीन था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मगध का राजा वो कौन सा राजा था जिसे अप्रो परशुराम नाम से जाना जाता था? किस राजा को जाना जाता था इस नाम से? तो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सी, महापदम नंद। महापदम नंद को अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु सदैव किस गणराज्य के साथ उनका संघर्ष रहता था? तो किस गणराज्य के साथ उनका संघर्ष रहता था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, वज्जी। तो जो मगध के राजा थे अजातशत्रु, उनका वज्जी जो गणराज्य था या जो महाजनपद था, इसके साथ संघर्ष चलता रहता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जैसा कि हमने पिछली जो वीडियो थी महाजनपद काल की, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो महाजनपद काल था वहाँ पे 2 तरह का शासन हुआ करता था, राजतंत्र शासन और गणतंत्र शासन। तो राजतंत्र शासन यानी राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था। गणतंत्र शासन का मतलब यानी लोगों के समूह के द्वारा जनता पे शासन नहीं किया जाता था, मतलब जनता का समूह ही था जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करता था, उसे गणतंत्र का शासन कहते हैं। तो सबसे पहले जो गणतंत्र का शासन स्थापित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन सी, लिच्छवी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो वो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पे नहीं रहा है कौन सा ऐसा स्थान है जो मगध की राजधानी नहीं रहा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों ही मगध की राजधानी रह चुके हैं, लेकिन कौशाम्बी ही ऐसा स्थान है जो मगध की राजधानी नहीं रहा कभी भी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार महाजनपद जो कि भारत के बाहर स्थित था, यानी पाकिस्तान में ये स्थित था, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी ऑप्शन बी, तक्षशिला। तक्षशिला जो कि उस समय पे विद्वानों के लिए और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तो तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, और ये महाजनपद कहाँ स्थित है? तो ये भारत के बाहर स्थित था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश का कौन सा शासक है जिसे कुणिक कहा जाता है? तो उस शासक का नाम है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रश्न के अंदर आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं कि शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसने कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहली बात तो जो बौद्ध संगीति थी वो टोटल 4 हुई थी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसमें से जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था कालाशोक ने, यानी ऑप्शन बी, कालाशोक ने इसका आयोजन किया था। अब कालाशोक ने इसका आयोजन किया था तो ये किस वंश का शासक था? तो ये शिशुनाग वंश का शासक था। तो कालाशोक किस वंश का शासक था? तो ये शिशुनाग वंश का शासक था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 बीसी में हुई थी, लेकिन ये मृत्यु उसकी कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन बी,
बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु 323 BC में हुई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। ये पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था ऑप्शन ए, अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न महाजनपद काल से संबंधित। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।